किसान साथियों, आज हमारे बीच स्टूडियो में हैं कृषि विशेषज्ञ श्री अंशुमन सेमवाल जी। और आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती के बारे में कि प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे हमारे किसान साथी इसे कर सकते हैं और आज की ये आवश्यकता क्यों होती जा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है अंशुमन जी आपका हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं तो हमारे जो किसान साथी हैं इनके मन में भी चल रहा होगा कि भाई ये प्राकृतिक खेती है क्या। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपसे जानेंगे। प्राकृतिक खेती के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने यजुर्वेद के एक सूक्त रखना चाहूंगा। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात प्रकृति ने पृथ्वी को माता माना है और हम सब ने भी उनको माता माना है। तो प्राकृतिक खेती का जो मूल उद्देश्य है वह यही है कि जो मृदा है वह एक सजीव चीज है कि हम इसको एक माता मान के हम इससे खेती ले रहे हैं। तो जो भी इसके घटक हैं, जो भी मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं या फिर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, केंचुए, जो भी इसमें रह रहे हैं पौधे, वह सब सजीव हैं और हमने खेती इसी को ध्यान में रख के करनी है कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी, तो प्राकृतिक खेती जो हमारे साथी करना चाहते हैं वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? प्राकृतिक खेती दो प्रकार से होती है। आपने देखा होगा पूर्व काल में जो आदिवासी थे वह भी खेती करते थे और आज भी खेती होती है, परंतु वह जो वृक्ष थे या फिर जो जंगल थे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उन्होंने जो खेती की जंगल के साथ साथ रहते रहते की। परंतु आज क्या हुआ कि जंगलों को काट के उसमें रसायनों का अत्यधिक उपयोग करके खेती हो रही है। तो प्राकृतिक खेती यही है कि प्रकृति के साथ साथ खेती की जाए, मतलब कि यह एक बंद पारिस्थितिकी तंत्र है। केवल जो उत्पाद होगा, अंतिम उत्पाद होगा, फल होगी, सब्जी होगी, वही खेत से बाहर जाएगी। बाकी जो खेत के जो उत्पाद हैं, जो भी हमारा भूसा है, जो भी खेत में है वो खेत में ही रहेगा। जी, अब जैसे कि हम बात करें इस समय की, तो आज हमें प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? जब हमारा देश आजाद हुआ तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रही और जनसंख्या के साथ साथ हमारी जो भूख है वह भी बढ़ती रही, क्योंकि जमीन क्या है कि एक निश्चित है, उसको तो हम फैला तो सकते हैं नहीं। तो क्या हुआ कि हरित क्रांति उत्पन्न हुई। जी। उस समय के अनुसार गलत नहीं थी, क्योंकि देश की आर्थिकी इतनी नहीं थी। तो नए नए रसायन आए, नए नए कीटनाशी आए, तो जिससे क्या उत्पादन क्षमता बढ़ती गई। हमने उत्पादन तो बढ़ा दिया, परंतु जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा नहीं बढ़ी। जो हमारे प्राचीन काल में जितने भी हमारे पहाड़ों में या फिर हमारे उत्तराखंड में जो पुराने बीज हैं, अगर उनसे उत्पादन लिया जाए उत्पादन कम होगा, परंतु पोषक तत्व जो हाइब्रिड बीज हैं उससे कहीं अधिक होंगे। तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ी। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि ग्लाइफोसेट के अत्यधिक उपयोग से कैंसर हो रहा है। पंजाब में एक कैंसर ट्रेन चल रही है। कई गाँव ऐसे हैं कि जिन्होंने भूमिगत जल पीने से कैंसर हो गया। भूमिगत जल तक कैसे पहुंचा वो रसायनों के अत्यधिक उपयोग से। हमने किसानों को यह तो समझाया कि उत्पादन अधिक लेना है, यह दवाई डालनी है, इतनी मात्रा बताई, परंतु किसान भाइयों ने ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि उस टाइम अक्षर ज्ञान इतना नहीं था, तो उन्होंने रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया, जिससे कीड़े भी मरे, उत्पादन भी अधिक हुआ, सब कुछ अच्छा चला, परंतु जो रसायन था वह भूमि में ही रह गया, जिससे क्या हुआ कि उसके दूरगामी परिणाम काफी कुप्रभावी हुए। इसलिए आज मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की चिंता के लिए प्राकृतिक खेती का जरूरत पड़ी। जी अंशुमन जी, अब जैसे कि एक तरह से हम बात करें, रसायनों का छिड़काव करते करते हमने भूमि को इतना नशीला बना दिया कि अब हम जैसे ही जैविक पर आते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं तो कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती होंगी। थोड़ा इस बारे में भी हम जानना चाहें। मुख्यतः क्या है, जब हम रसायन से एकदम से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की ओर जाना चाहेंगे तो पहले साल उत्पादन कम होगा, क्योंकि हमने भूमि में इतने केमिकल डाल दिए हैं कि उत्पादन इतना नहीं दे पाएंगे। जो हमारे मित्र कीट हैं जो कि कीटों का रोकथाम करते हैं वह भी एकदम से नहीं आएंगे। तो धीरे 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 करके क्या होगा कि जो प्राकृतिक खेती है उसकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे एक अपने लेवल तक आ जाएगी, परंतु हमें शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। इसके लिए किसान साथियों को मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1 बीघा खेत है या 2 बीघा खेत है, कम से कम 50% प्राकृतिक खेती की ओर जाएं। फिर धीरे धीरे आपका जो पूरा खेत है उसको प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट करें। जी, अच्छा, प्राकृतिक खेती हम करते हैं तो इससे जो भूमि की उत्पादक क्षमता है ये कैसे बढ़ती है? क्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है? पहले तो मैं यह आपको क्लियर करना चाहूँगा कि रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों का अगर उत्पादन देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा माटी अगर हम देखें तो 5 से 10% का अंतर रहता है। अगर प्राकृतिक खेती में 50% हम उत्पादन ले रहे हैं तो रासायनिक खेती में 60% ही होगा। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है,
परंतु आज हमने दूर दूर तक यह पहुंचा दिया है, कंपनियों का भी दोष है, उन्होंने अपने फायदे के लिए किया है, हर कोई अपने फायदे की सोचता है, बस किसान के फायदे का किसी ने नहीं सोचा। किसान के स्वास्थ्य का क्षरण हुआ, मृदा का क्षरण हुआ, परंतु हमें क्या करना होगा, हमारी जो खेती है धीरे धीरे उसको प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट करना ही होगा। जी, जैसे कि आपने बताया प्राकृतिक खेती करते समय हम जो भी हमें प्रकृति से प्राप्त हमारे आसपास चीजें हैं इसी को साथ लेके हमने खेती करनी है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम किन खाद उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं? जी, सबसे पहले देखिए कि किसान बीज खरीदता है, तो बीज के लिए हम क्या करते हैं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया रहता है, उसकी कोटिंग कर देते हैं। बाकी अगर हम जैविक खेती में देखें तो देसी गाय का होना बहुत जरूरी है। किसान के मित्र कौन होता है? असली मित्र केंचुआ और बैल और गाय। हर किसान के पास गाय रहती ही रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, बीजों की कोटिंग करने के लिए मेन जो बीमारी है वो बीज से ही उत्पन्न होगी। तो हम बीज के लिए क्या कर सकते हैं, गाय का गोबर, गौमूत्र और थोड़ा सा चुटकी भर किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी और चुटकी भर चूना लेके एक मिश्रण बना के 1 किलो बीज के लिए उस पर लेप लगा के धूप पे सुखा के उसको फिर हम खेत में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बीज की बिजाई करते हैं तो इससे रोग और कीट की समस्या कम आएगी। हाँ जी, जो हमारे जो बीज से उत्पन्न होने वाले रोग हैं और कीट हैं उनकी समस्या कम आएगी। बाकी जो उत्पादन क्षमता के लिए, भूमि की उर्वरा शक्ति बनाने के लिए हम बीजामृत का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 40 लीटर पानी लेते हैं किसी भी ड्रम में, प्लास्टिक या फिर जो हमारे अपने अकॉर्डिंग सुटेबल लगे। 40 लीटर पानी एक ड्रम में लेके उसमें 1 किलो गोबर, 1 किलो गौमूत्र, गोबर जितना ताजा हो और गौमूत्र जितना पुराना हो यह अच्छा रहेगा, और उसमें 200 ग्राम बेसन या फिर किसी दाल का आटा हो गया, और 200 ग्राम हम मिट्टी लेते हैं जंगल की या फिर किसी भी पेड़ के नीचे की, और उसको बोरी से ढक के रख देते हैं 2 हफ्ते के लिए उस ड्रम को। और फिर डेली हम क्या करते हैं कि सुई की दिशा में उस पानी को घुमाते हैं। अच्छा। जिससे जो हमने मिट्टी ली है जंगल की या बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे की, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन डबल होती रहती है। तो इससे उत्पादन बढ़ेगा। ये खाद का एक तरह से काम करता है। हाँ जी जी। इसके अलावा जैसे कि हम अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो कई सारे रोग और कीट हमारी खेती किसानी में अक्सर देखे जाते हैं। तो रसायनों में तो किसान साथी बाजार से रसायन खरीद कर लाते हैं और खेतों में वो डाल देते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती में इस तरह की अगर समस्याएं आती हैं तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले हमें देखना होगा कि कीट फसल को सबसे ज्यादा हानि वही पहुंचाते हैं, कीट और रोग। हम क्या कर सकते हैं, जो मित्र कीट होते हैं हमारे, जैसे हमारे पास फिल बीटल होता है, ट्राइकोग्रामा होते हैं और कॉक्सिनेलिड होते हैं, सिरफिड फ्लाई होती हैं, किसान साथियों को इनका ज्ञान होना चाहिए। विश्व में 200 से अधिक प्रजातियां हैं मित्र कीटों की। बस हमें यह दिक्कत आ जाती है इनमें कि इनका जीवन काल बहुत कम होता है, और इनको साथ साथ अगर हमें खेत में अप्लाई करने हैं तो मित्र कीट जिस चीज़ पे भक्षण करते हैं उनको भी साथ साथ रखना होता है। अगर हमें एक खेत में अप्लाई करने हैं, ये होगी मित्र कीटों की बात। अगर हमें एक जैविक कीटनाशी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, गाय का गौमूत्र ले सकते हैं और उसमें हम जो मिर्च हो गया, लहसुन हो गया और तंबाकू, इनकी पत्तियों की चटनी बना के इसको भी 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। इनमें क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटी रिपेलेंट होते हैं। एंटी रिपेलेंट वो होते हैं कि जैसे अगर मच्छर हमारे पास आ रहा है तो एंटी रिपेलेंट लगा के वो दूर भाग जाएगा। ऐसी कीटों के साथ भी होता है। कीट क्या होगा कि दूर भाग जाएगा अगर हम इसका छिड़काव फसलों पर करते हैं। हम फसलों की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा देंगे कि जितने भी कीट हैं वो फसल पे आए ही ना। प्राकृतिक खेती के अगर लाभ की बात करें तो जैसे आपने बताया कि जो इसके उत्पाद होंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? जी, प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनको हम 2 तरीके से लाभदायक देख सकते हैं। मेन हो गया किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचा रहे हैं, और दूसरा है प्रकृति को किस प्रकार लाभ पहुंचा रहे हैं। किसान को ऐसे लाभ पहुंचाएंगे कि जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, मैं एक आसान सा उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर कोई भी गर्भवती महिला है तो अगर उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चा है उसकी भी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी।
तो हमें पेड़ पौधों पर ज़्यादा पोषक तत्वों को अप्लाई ना करके हम मिट्टी में अप्लाई करें। मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा दें कि जो उससे उत्पन्न पेड़ पौधे होंगे उनकी स्वाभाविक रूप से जो प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाएगी। दूसरा है कि जल धारण क्षमता। मिट्टी भुरभुरी रहती है तो आपने देखा होगा सामने तक गाँव में भी कि बरसात के बाद पानी नीचे चले जाता है। अगर चिकनी मिट्टी है तो ऊपर तैरता रहता है। तो अगर भूमिगत जल को बढ़ाना है तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, किसान के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा मैंने बताया था पर्यावरण के लिए कैसे लाभदायक है। अगर हम जैविक कीटनाशकों या फिर जैविक खादों का उपयोग कर रहे हैं, जो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, क्योंकि हम सिंचाई करते हैं तो जो रासायनिक खादें होंगी वो अंत में कहाँ जाएंगी? भूमिगत जल में, या फिर जो जल का स्रोत है वहां जाएंगी। हम उस जल को पिएंगे, हम भी कैंसरकारी हो जाएंगे। ठीक है, जो नीचे मछलियां होंगी, सारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। परंतु जो प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जो घटक हैं वह कभी भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। जी, यानी कि कुल मिला के बात करें प्रकृति की दृष्टि से या फिर हम अपने मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो प्राकृतिक खेती बहुत ही लाभदायक है और जो इससे उत्पाद तैयार होंगे उससे अच्छे खासे दाम भी हमारे किसान साथियों को मिलेंगे। हाँ जी, बाजार में अभी मेन हमारा है कि प्राकृतिक खेती के लिए बाजार बनाना। मेरा किसान भाइयों से, बाकी सभी से अनुरोध रहेगा कि एक बाजार बनाएं प्राकृतिक खेती के लिए। अभी हमारे उत्तराखंड में जैविक हाट करके कुछ बन रहे हैं जहाँ पे आप अपने जैविक उत्पाद बेच सकते हो। तो मेन यही रहता है कि किसानों को अच्छे दाम मिले, फसल के अच्छे दाम मिलेंगे तो सभी खुश हो जाएंगे, प्रकृति भी, किसान भी। तो यही रहता है कि प्राकृतिक खेती के जो उत्पाद हैं उनकी लागत कम है और जो हमको मूल्य मिलता है तो ज्यादा मिलता है। जी, और धीरे धीरे भविष्य में हमारे किसान साथियों की निश्चित तौर पर आमदनी भी बढ़ने लगेगी। हाँ जी। तो अंशुमन सेमवाल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे किसान साथियों तक पहुंचाई। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।